आपके लिए लेकर के आए हैं एनडीए 2024 का फर्स्ट एनडीए। इसके अंदर आपके लिए 30 डेज का एक एनडीए क्रैश कोर्स डिजाइन किया है आईडी क्लासेस में, जिसके अंदर हमारी एक बेहतरीन इंग्लिश हम 30 दिन में कैसे कवर करेंगे। 30 दिन में हम सबसे पहले वोकैबुलरी। मेरा नाम सुष्मित सिंह शेखावत है और मैं आपको एमबीए का जो मैथमेटिक्स का सेक्शन है उसकी बात सुनी। मेरा नाम है आर्य भारद्वाज, मैं आपकी जी की हिंदी की क्लास में आप ओके। तो लास्ट क्लास में हमने इतना पढ़ लिया था, डाइजेशन, लीवर, इन सब के बारे में पढ़ लिया था, ठीक है। आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, कुछ की कंसेप्ट्स हैं, बट उससे पहले एक बारी कोई भी एक सम अप कर दो कि लास्ट में क्या पढ़ा था। कोई भी एक बच्चा ये सम अप कर दो कि लास्ट क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था। एनीवन? यू? नहीं पता किसी को भी? एज ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी पढ़ा था। डाइजेस्टिव सिस्टम और गल ब्लैडर, लीवर, हार्ट। ओके ठीक है। तो आज की क्लास में हम क्या क्या पढ़ेंगे, पहले तो थोड़ा केमिस्ट्री का पोर्शन करेंगे जिसमें कि केमिकल और फिजिकल चेंजेस करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स जिसके अंदर की किंगडम्स पढ़ेंगे, 1 किंगडम, 2 किंगडम सिस्टम, 3 किंगडम सिस्टम जितने भी हुए थे। और उसके बाद जो है वो लास्ट में 5 किंगडम सिस्टम जो है वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट टॉपिक है अपना फिजिकल चेंज। आप में से कोई भी बच्चा ये जानता है कि फिजिकल चेंज क्या होता है? क्या होता है? यस, जो एक बार अगर किसी चीज़ के अंदर एक चेंज हो जाए तो दोबारा से उसे रिवर्स नहीं किया जा सकता। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि मान लो आपके पास मिल्क है, क्या है? मिल्क है, दूध है। ओके वही मैं बोल रही हूँ, फिजिकल चेंज फर्स्ट टॉपिक है, ठीक है। आप एग्जाम्पल सुनो, आपके पास मिल्क है, क्या है? मिल्क है, दूध है। आपने उसको गर्म कर दिया, क्या कर दिया? गर्म कर दिया। थोड़ी देर बाद वो दोबारा से क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। तो फिजिकली चेंज हुआ कि केमिकली चेंज हुआ? फिजिकली चेंज हुआ, मतलब उसकी स्टेट चेंज हुई। उसके मॉलिक्यूल्स के पास गर्म करने की वजह से कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी आई थी। जैसे ही वो ठंडा हुआ वो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई? कम हो गई या फिर लॉस हो गई, ऐसे बोल दे। मतलब अब उसकी जो स्टेट है वो क्या हो गई? वापस से इनिशियल स्टेट की जैसी हो गई। तो जब आप किसी चीज़ के अंदर चेंज करते हो और दोबारा वो अपने इनिशियल स्टेट में आ जाए तो उसको आप फिजिकल चेंज बोलोगे। मतलब एक तरीके से वो क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपने पानी लिया, उसे फ्रिज में रख दिया, उसका आइस बन गया। अब वो आइस वापस से जैसे ही बाहर निकालोगे, उसे हीट दोगे तो वो मेल्ट होके दोबारा से क्या बन जाएगा? वाटर बन जाएगा, लिक्विड बन जाएगा। तो इसको बोलते हैं फिजिकल चेंज, जिसमें चेंज क्या हो सकता है? रिवर्स हो सकता है। यस। ये मलाई का कंसेप्ट फिजिकल और केमिकल चेंज से रिलेट नहीं करता है, वो एक अलग चीज है। कैसे करता है? केमिकली चेंज कैसे हो गया? दूध से दही थोड़ी ना बन गया है, स्टेट ही तो चेंज हुई है। देखो वो एक अलग चीज है। जब आप दूध को गर्म करते हो ना, ये मलाई का टॉपिक इसे अलग से रख दो। अभी आप सिर्फ इतना समझो, देखो अभी मलाई बन रही है, न्यू कंपोनेंट, ऐसा तो नहीं है ना। देखो फिजिकल और केमिकल चेंज में मेजर डिफरेंस यही होता है, फिजिकल चेंज में कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बनता है,
और केमिकल चेंज में न्यू सब्सटेंस बनता है। तो जो मलाई है वो दूध की तो मलाई है, ऐसा तो नहीं है ना कि किसी और चीज़ की है, ऐसा है क्या? उसके अंदर कोई दूसरी चीज़ के मॉलिक्यूल्स हैं? नहीं है ना। तो वो किसकी है? मिल्क से ही बनी हुई है। कोई न्यू प्रोडक्ट बना क्या? या फिर ऐसा हुआ कि मॉलिक्यूल से चेंज हो गए हो, ऐसा हुआ? नहीं हुआ ना। तो मतलब वो फिजिकल चेंज के अंदर ही कंसिडर किया जाएगा, ऐसा नहीं है आप उसे केमिकल चेंज मान लोगे, ठीक है। तो फिजिकल चेंज होता है जिसके अंदर जो सब्सटेंस है या फिर जो मैटर आपने लिया है उसके स्टेट चेंज होगा, या फिर उसके जो कंस्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल्स हैं वो रीअरेंज हो जाएंगे। मतलब या तो वो सॉलिड से लिक्विड में बदल जाएगा, लिक्विड से दोबारा किस में बदल जाएगा? सॉलिड में बदल जाएगा। यही होता है फिजिकल चेंज, ठीक है। जैसे लिखा भी है, व्हेन ए सब्सटेंस अंडरगोज फिजिकल चेंज इट्स कंपोजिशन रिमेन्स द सेम डिस्पाइट ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स बीइंग रीअरेंज। मतलब उसके मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं? रीअरेंज हो जाते हैं, बट वो केमिकली चेंज नहीं होता है। एग्जाम्पल के लिए क्या देखोगे? पहले तो ये कि फिजिकल चेंज इज ए टेम्परेरी चेंज। कैसा चेंज होता है? टेम्परेरी चेंज होता है, मतलब कुछ टाइम पीरियड के लिए होता है, ये परमानेंट नहीं होता। जैसे ही आपने दूध को गर्म किया, जैसे उसको टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, टेम्परेचर कम करोगे, वैसे ही वो दूध क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगी। या फिर जैसे ही आप उसे हीट देना बंद कर दोगे, कुछ टाइम पीरियड के बाद मिल्क क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा, अपनी इनिशियल स्टेट में आ जाएगा। तो ये एक कैसा चेंज होता है? कैसा चेंज होता है? टेम्परेरी चेंज होता है। कैसा चेंज होता है? टेम्परेरी चेंज होता है। उसके बाद फिजिकल चेंज अफेक्ट्स ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज। ये सिर्फ और सिर्फ किसको अफेक्ट करता है? फिजिकल प्रॉपर्टीज को अफेक्ट करता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या हो जाएंगी? शेप हो जाती है, साइज हो जाती है। जैसे शेप और साइज कैसे इफेक्ट होगी? मान लो आपके पास वाटर था, क्या था? वाटर था। जब आप उसे लिक्विड था, वो किस फॉर्म में था? लिक्विड फॉर्म में था। तो आप उसे जिस कंटेनर में फिल कर रहे थे वो उसी कंटेनर की शेप ले रहा था। मान लो कि आपने उस वाटर का क्यूबॉइड शेप में आइस बना दिया। कौन सी शेप में बनाया? क्यूबॉइड शेप में। अब आप उस क्यूबॉइड शेप की आइस को अगर ट्रायंगल में फिट करना चाहोगे तो क्या वो हो जाएगी? नहीं होगी। मतलब उसकी क्या चेंज हो गई? शेप चेंज हो गई। क्या चेंज हो गई? शेप चेंज हो गई। जैसे ही वो मेल्ट होगी, वापस से वो ट्रायंगल में क्या कर सकते हो? आप उसे फिट इन कर सकते हो। तो उसकी शेप और साइज चेंज होती है, मतलब सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज अफेक्टेड होती है। इसके अलावा फिजिकल चेंज इन्वॉल्व्स वेरी लिटिल और नो एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। फिजिकल चेंज करने के लिए या तो आपको बहुत कम एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है या फिर आपको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। कैसे? कैसे आप ये बोल सकते हो कि फिजिकल चेंज होते वक्त आपको एनर्जी की कम ज़रूरत पड़ती है? कैसे बोल सकते हो? देखो, जब केमिकल चेंज होता है तो न्यू सब्सटेंस बनता है। केमिकल रिएक्शंस होती हैं, उसमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो कंपैरिजन टू केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज के अंदर एनर्जी कम चाहिए होती है, ठीक है। जैसे आपके पास वाटर नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे था, ठीक है, उसको आपको एक्स्ट्रा एनर्जी देने की ज़रूरत पड़ेगी जब आप उसे बॉईल करोगे। क्या करोगे? बॉईल करोगे। लेकिन वो एनर्जी इतनी भी ज़्यादा नहीं होगी जब आप उस पानी को किसी केमिकल के साथ रिएक्ट करोगे या फिर जो और न्यूक्लियर रिएक्टर्स में आप उस पानी को यूज़ करोगे, तो उस के कंपैरिजन में उसको कम एनर्जी देने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए कंपैरिजन में बोलते हैं कि जो फिजिकल चेंज होता है उसके अंदर एनर्जी की ज़रूरत कम पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट है सम एग्जांपल्स, वही देख लो कि फ्रीजिंग ऑफ वाटर हो गया, मेल्टिंग ऑफ वैक्स और बॉइलिंग ऑफ वाटर। मतलब वाटर को आपने बॉईल किया, क्या हो रहा है? बाहर, क्लास से बाहर जाना है। क्या क्वेश्चन पूछ रहे थे? ऐसे ही वाले क्वेश्चन क्लास से बाहर जाके पूछोगे। तो एग्जाम्पल आप क्या, ओके, एग्जाम्पल के लिए आप क्या देख सकते हो? वाटर को फ्रीज करना, वाटर को बॉईल करना, या फिर वैक्स जानते हो क्या होता है? यस, मोम। जैसे कैंडल होती है ना, कैंडल के अंदर वैक्स होता है। आप एक बार ही कैंडल को मेल्ट कर दो, दोबारा से आप उसे वही शेप दे सकते हो। मतलब आपने उसे इनिशियल से फाइनल स्टेट में लेके गए, फाइनल से वापस आप कहाँ आ जाओगे? इनिशियल स्टेट में आ जाओगे। तो इसी चेंज को क्या बोलते हैं? फिजिकल चेंज बोलते हैं। जनरली फिजिकल चेंज डू नॉट इन्वॉल्व प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। इनके अंदर एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? फिजिकल चेंज के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? यस, मॉलिक्यूल्स ओनली क्या हो रहे हैं?
रीअरेंज हो रहे हैं, वो आपस में कोई बॉन्डिंग नहीं कर रहे हैं, कोई रिएक्शन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ उनकी जो पोजीशन है वो एक जगह से दूसरी जगह पे चेंज हो रही है, तो इस वजह से उसके अंदर कोई भी न्यू एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी। ठीक है, फिजिकल चेंज में किसी को कोई भी दिक्कत हो तो बताओ। एनी डाउट, एनी वन? नो, इसे नोट डाउन कर लेंगे, लेकिन पूरा नोट डाउन नहीं करना है, जितना आपको लगे कि इम्पोर्टेंट है बस वही नोट डाउन करना है। नो वन? फाइन। नेक्स्ट है केमिकल चेंज। अब जो केमिकल चेंज होते हैं ना वो बिल्कुल रिवर्स होते हैं। किसके? कौन सा वाला? ये वाला एनर्जी वाला। एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती है जब फिजिकल चेंज होता है, उसके अंदर एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती है क्योंकि उसमें कोई भी रिएक्शन नहीं हो रही होती है। ओनली जो मॉलिक्यूल्स हैं वो रीअरेंज हो रहे होते हैं, मतलब उनकी स्टेट चेंज हो रही होती है, सॉलिड से लिक्विड में और लिक्विड से सॉलिड में। एनी डाउट? क्वेश्चन? एनर्जी कब प्रोड्यूस होती है? जब भी दो मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करते हैं तो एनर्जी कब प्रोड्यूस होती है? जब उनके अंदर केमिकल रिएक्शन होती है, मतलब या तो कोई बॉन्डिंग होगी, बॉन्डिंग जैसे किसी भी टाइप की बॉन्डिंग हो सकती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कोवलेंट बॉन्डिंग, आयोनिक बॉन्डिंग। ठीक है, जब बॉन्डिंग होगी या फिर दो जो ऑब्जेक्ट्स हैं या दो एटम्स है वो आपस में क्या करेंगे, कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन करेंगे, तभी एनर्जी प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो अब नेक्स्ट है केमिकल चेंज। केमिकल चेंज जस्ट रिवर्स होता है किसके? फिजिकल चेंज के। फिजिकल चेंज के अंदर सिर्फ मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे थे? रीअरेंज हो रहे थे। क्या हो रहे थे? रीअरेंज हो रहे थे। इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं, मतलब कोई ना कोई फिक्स केमिकल रिएक्शन होती है। इनका जो मॉलिक्यूलर कंपोजिशन है वो कंप्लीटली चेंज हो जाता है और एक न्यू सब्सटेंस की क्या होती है? फॉर्मेशन होती है। जैसे आपने NaCl की फॉर्मेशन की रिएक्शन जानते हो? व्हाट इज NaCl? सोडियम क्लोराइड। कॉमन सोल्ट भी बोलते हैं इसको, बोलते हैं ना। इसकी जो रिएक्शन होती है उसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोला जाता है, जिसके अंदर एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं। कौन सा एसिड और कौन सा बेस रिएक्ट करता है? HCl, HCl प्लस में NaOH। सही लिखा है कि गलत लिखा है? सही लिखा है। सोडियम किसके साथ रिएक्शन कर लेगा? H प्लस और Cl नेगेटिव में ब्रेक डाउन हो जाएगा, Na प्लस और OH नेगेटिव में ब्रेक डाउन होगा, पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले के साथ बॉन्ड बना लेगा, NaCl प्लस में H2O। NaCl के साथ फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है? H2O बनता है। ठीक है, तो NaCl जो है वो देखो, एक एसिड ने एक बेस ने, दो अलग अलग क्या NaCl HCl के साथ कैसे रिएक्ट करेगा? NaCl तो न्यूट्रल है ना। न्यूट्रल कंपाउंड्स रिएक्ट करते हैं क्या? जिनके अंदर कोई ना कोई चार्ज होगा वही तो बॉन्डिंग बनाएंगे। जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है बॉन्डिंग बनाने के लिए, जिनके पास चार्ज ही नहीं है बॉन्ड करने के लिए, वो कैसे बॉन्ड करेंगे, कैसे रिएक्ट करेंगे? जैसे मान लो कोई एटम A है, उसके पास ना तो कोई इलेक्ट्रॉन्स है, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है वो सब कंप्लीटली बॉन्डेड है, तो क्या वो रिएक्शन करेगा? इनर्ट गैसेस कभी रिएक्शन करती हैं? नहीं करती हैं। तो सेम केस है, जो कंपाउंड ऑलरेडी न्यूट्रल है वो रिएक्शन नहीं करता है। ठीक है, तो NaCl एक एग्जाम्पल था किसका? केमिकल चेंज का। या फिर आप नॉर्मल अगर एग्जाम्पल समझो तो जैसे आप दूध को दही में बदल दो तो वो किसका एग्जाम्पल है? केमिकल चेंज का। एक बारी आपने मिल्क से कर्ड बना दिया तो क्या दोबारा कर्ड से मिल्क बना सकते हो? नहीं बना सकते हो। तो एक ऐसा चेंज जिसके अंदर मॉलिक्यूल्स कंप्लीटली क्या हो जाएं? चेंज हो जाएं, दोबारा आप उनको इनिशियल स्टेट में कन्वर्ट ना कर पाओ, उनको आप क्या बोलोगे? केमिकल चेंज बोलोगे। ठीक है, जिसके अंदर उनका केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाएगा, उनके पार्टिकल्स चेंज हो जाएंगे और न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसमें, किसका फॉर्मेशन होगा? न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, इसके अलावा केमिकल चेंज परमानेंट चेंज होते हैं। कैसे चेंज होते हैं? केमिकल चेंज कैसे चेंज होते हैं?
परमानेंट चेंज होते हैं। जब मैं कोई चीज़ बोलूँ और उसे दोबारा रिपीट करूँ तो इट मीन्स आपको भी आंसर करना है। ऐसा नहीं है कि मैं ही बोले जा रही हूँ, आप लोगों को कुछ पता ही नहीं है कहाँ चल रहा है। केमिकल चेंज कैसे चेंज होते हैं? परमानेंट चेंज होते हैं, मतलब आप उन्हें वापस से इनिशियल स्टेट में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। एक बार ही अगर आपने चेंज कर दिया है सब्सटेंस को तो उसे इनिशियल स्टेट में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, बोथ फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों ही क्या हो जाती हैं, सब्सटेंस की चेंज हो जाती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाती है, मतलब उसका स्टेट भी चेंज हो जाएगा, और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। वही मिल्क वाला एग्जांपल अगर आप देखोगे तो मिल्क से कर्ड में आ गए तो मिल्क के अंदर कुछ और फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज थी, कर्ड के अंदर कुछ और फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी, तो मतलब कंप्लीटली सब्सटेंस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, और उसको आप वापस इनिशियल स्टेट में भी नहीं ला सकते। इसके अलावा ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन एब्जॉर्प्शन एंड इवोल्यूशन ऑफ एनर्जी टेक प्लेस, मतलब एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब भी होगी और इवोल्व भी होगी। व्हाट इज इवोल्यूशन ऑफ एनर्जी? सारे इंग्लिश मीडियम से ही हो ना? आप इंग्लिश फिर तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इवोल्यूशन ऑफ एनर्जी क्या होता है? हीट रिलीज करना, मतलब प्रोडक्शन भी बोल सकते हो आप, प्रोडक्शन ऑफ हीट। तो जब भी केमिकल चेंज होता है या केमिकल रिएक्शन होती है, या तो एनर्जी यूज करी जाती है या फिर एनर्जी रिलीज करी जाती है। अब वो डिपेंड करता है कि आप रिएक्शन किस टाइप की करवा रहे हो, कि उसमें एनर्जी यूज करी जाएगी या फिर एनर्जी रिलीज करी जाएगी। इसके ऊपर एक एक्स्ट्रा कंसेप्ट ये है, आप लोगों ने नाम सुना होगा एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस, सुना है ना? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती है? यस, एंडोथर्मिक जो हीट को क्या करेंगी, एब्जॉर्ब करेंगे, एक्सोथर्मिक जो हीट को क्या करेंगी, रिलीज करेंगी, ठीक है। तो इसमें वही, अब देखो एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक दोनों ही क्या है, केमिकल रिएक्शंस हैं, तो वो किसके अंदर आती है, केमिकल चेंज के अंदर आती है। सारी केमिकल रिएक्शंस किस में कंसिडर की जाएंगी, केमिकल चेंज में कंसिडर की जाएंगी, ठीक है। एग्जाम्पल्स के लिए आप देख सकते हो डाइजेशन ऑफ फूड, बर्निंग ऑफ कोल और रस्टिंग। रस्टिंग का फॉर्मूला कितने लोग जानते हैं? FeSO4.X ऑफ H2। यहाँ पे X का क्या मतलब है? नंबर ऑफ वाटर्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, मतलब कितने वाटर या कितने मॉलिक्यूल्स वाटर के रस्टिंग के अंदर प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल में इसमें दे रखा है डाइजेशन ऑफ फूड, एक बार ही आपके स्टमक के अंदर फूड डाइजेस्ट हो गया है तो क्या वो दोबारा से इनिशियल फूड में कन्वर्ट हो जाएगा? नहीं होगा, तो ये क्या है, केमिकल चेंज है। और बर्निंग ऑफ कोल, एक बार ही आपने कोल को बर्न कर दिया है तो आप क्या उस राख से जो जल चुका है फाइनल प्रोडक्ट है उससे दोबारा कोयला बना सकते हो? नहीं बना सकते हो, तो ये भी एक क्या है, केमिकल चेंज। और एक बार ही अगर आयरन को या किसी भी मेटल को रस्ट लग गई है, जंग लग गई है, तो क्या दोबारा से वो इनिशियल स्टेट में कन्वर्ट किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता, तो ये भी एक क्या है, केमिकल चेंज है, ठीक है। नेक्स्ट है केमिकल चेंजेस यूजुअली इन्वॉल्व प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। जब भी कोई केमिकल चेंज होता है तब भी एनर्जी का क्या होता है, प्रोडक्शन होता है। जैसे कोई भी एग्जांपल बताओ केमिकल चेंज का। लकड़ी का जलना, जब आप लकड़ी जलाते हो तो कौन सी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, केमिकल एनर्जी के हीट एनर्जी? हीट एनर्जी। कौन सी एनर्जी, हीट एनर्जी। तो आपने लकड़ी को जलाया, एक केमिकल चेंज हुआ, एनर्जी क्या हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है ना, आपको हीट एनर्जी मिल रही है। तो जब भी केमिकल चेंज होता है एनर्जी क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। प्रोडक्शन ऑफ किसमें, रस्टिंग में केमिकल चेंज बिल्कुल होती है। हर एनर्जी आपको नजर थोड़ी ना आती है, आप हर एक एनर्जी को देख सकते हो? नहीं देख सकते हो। आप कोयले को बर्न कर रहे हो, देखो अब तो फिर तो आप ये भी बोल दोगे कि जब डाइजेस्ट और फूड आपके स्टमक के अंदर डाइजेस्ट होता है तो एनर्जी कहाँ प्रोड्यूस हो रही है, नजर आ रही है क्या? आ रही है नजर? नहीं आ रही है, बट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। तभी तो जब आपके जब डाइजेशन हो रहा है, एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, तभी तो आपकी बॉडी फंक्शन कर रही है। अगर एनर्जी प्रोड्यूस ही नहीं होती तो क्या बॉडी फंक्शन करती? तो जब रस्टिंग होता है, केमिकल रिएक्शन होती है, तो थोड़ी बहुत एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ऐसा नहीं है कि वो एनर्जी किसी ना किसी यूज आएगी, आपके लिए यूजफुल है। समटाइम्स वो एनर्जी किस में एग्जिट कर जाती है, यूनिवर्स में, एटमॉस्फेयर के अंदर वो एनर्जी क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है, आपके किसी भी काम में नहीं आती है। वैसा ही एक एग्जांपल है रस्टिंग। जब लोहे को जंग लगती है तो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, बट वो आपके यूजेबल नहीं आती है, ठीक है। अब
लास्ट है केमिकल चेंज इज ऑलवेज अकम्पेन्ड बाय वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस। जब भी केमिकल चेंज होगा तब न्यू सब्सटेंस बनेगा, या तो एक न्यू सब्सटेंस बनेगा या फिर एक से ज़्यादा न्यू सब्सटेंसेस बनेंगे। ठीक है, किसी को कोई भी दिक्कत है? एनीवन? नो? ठीक है, एक क्वेश्चन है, एक एग्जांपल है, बर्निंग ऑफ कैंडल। बर्निंग ऑफ कैंडल केमिकल चेंज है कि फिजिकल चेंज? दोनों है। कैसे? जो बर्निंग ऑफ कैंडल है वो एक एक्सेप्शन है, और ये एनडीए में पहले भी पूछा गया है। बर्निंग ऑफ कैंडल एक एक्सेप्शनल केस है, ये दोनों में कंसिडर किया जाता है, फिजिकल में भी और केमिकल में भी। जो आपको, जब आप कैंडल को बर्न करते हो तो वो हीट एनर्जी प्रोड्यूस करती है। ठीक है, मतलब एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, तो कौन सा चेंज है? केमिकल चेंज। और जैसे ही उसका वैक्स जो है धीरे धीरे फिजिकली चेंज होता है, मतलब वो कम हो जाता है, लेकिन फाइनल जो प्रोडक्ट थोड़ा बहुत वैक्स बन जाता है, बच जाता है, उसे आप दोबारा से रीयूज कर सकते हो, मतलब वो अपनी इनिशियल स्टेट में दोबारा से आ सकती है। तो कौन सा चेंज हो गया? फिजिकल चेंज। तो ये एक एक्सेप्शनल केस होता है, बर्निंग ऑफ कैंडल दोनों में कंसिडर किया जाता है, केमिकल में भी और फिजिकल में भी। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। नो? तो ये एक केमिकल और फिजिकल चेंज छोटा सा टॉपिक था केमिस्ट्री का। इसके बाद हम बायोलॉजी पढ़ेंगे। इसके अंदर क्लासिफिकेशन, आप लोग जानते हो क्लासिफिकेशन क्या होता है? यस, किसी चीज़ को क्या करना? क्लासिफाई करना, या ग्रुप्स में डिवाइड कर देना। क्या कर देना? ग्रुप्स में डिवाइड कर देना। जैसे आपकी क्लास है, अब क्लास में हर एक स्टूडेंट इक्वल होता है क्या? नहीं होता। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ही पढ़ाई में मतलब उनको कुछ भी नहीं आता है। तो मान लो आपके टीचर ने एक ग्रुप बना दिया, ग्रुप ए और ग्रुप बी, जिसके अंदर ग्रुप ए में सारे इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं और ग्रुप बी में सारे के सारे वीक स्टूडेंट्स हैं। तो टीचर ने क्या किया? क्लास को क्लासीफाई कर दिया ग्रुप ए और ग्रुप बी के अंदर। वैसे ही इस यूनिवर्स के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं। कितने ऑर्गेनिजम्स हैं यूनिवर्स के अंदर? आप बताएंगे लास्ट में। यूनिवर्स के अंदर कितने ऑर्गेनिजम्स हैं? कितने? काफी। एग्जैक्ट बताओ कितने? यूनिवर्स के अंदर कितने ऑर्गेनिजम्स हैं? कौन से दो? लिविंग और नॉन लिविंग। ये 2 कैटेगरीज हैं ऑर्गेनिजम्स की। क्या है? 2 कैटेगरीज है। अगर आप काउंट करने लगोगे ना, एक तो ये लास्ट बेंच पे बैठ के बातें ना करो, नहीं तो एक को इधर और एक को इधर बैठना पड़ेगा। जब आप यूनिवर्स के ऑर्गेनिजम्स की बात करते हो तो बहुत सारे इन्फिनाइट ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते हैं, बट अगर एग्जैक्ट कैटेगरीज की बात करते हैं तो 2 कैटेगरीज में ब्रॉडली डिवाइड किया गया। मतलब मेजरली अगर बात करते हैं तो लिविंग और नॉन लिविंग। ठीक है, वो एक अलग कैटेगरी है जो कि मतलब कोई जिंदा है और कोई जिंदा नहीं है, उसके ऊपर लिविंग और नॉन लिविंग के बेसिस पे अलग अलग उनको डाल दिया गया है। अब ये कैटेगराइजेशन जो है वो इनफ नहीं था, क्योंकि ऑर्गेनिजम्स की जो स्पीसीज होती है ना वो डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, वो अलग अलग फंक्शंस करते हैं, अलग अलग कैटेगरी से वो रहते हैं। तो उसके हिसाब से, उनके हैबिटेट के हिसाब से, उनके न्यूट्रिशन के हिसाब से, उनकी मोबिलिटी के हिसाब से उनको अलग अलग कैटेगरीज के अंदर क्या किया गया? डिवाइड किया गया। इसी को बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अब कैसे किया गया कि सबसे पहले क्या होता है, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो प्लांट की कैटेगरी में आते हैं। प्लांट मतलब जो मोबाइल होते हैं। प्लांट्स मोबाइल होते हैं क्या? आप लोग मोबाइल का मतलब समझ रहे हो? चलने वाले, यस, जो मूवमेंट करते हैं। तो क्या प्लांट्स मोबाइल होते हैं? नहीं होते हैं। प्लांट्स एक जगह पे क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं। कैसे होते हैं? स्टेबल होते हैं। तो 2 चीज़ों को मतलब बेस बनाया गया, एक तो न्यूट्रिशन और दूसरा मोबिलिटी। न्यूट्रिशन जानते हो क्या होता है? व्हाट इज न्यूट्रिशन? प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड बोल सकते हो। मतलब किस तरीके से कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है वो फूड इनटेक कर रहा है या फिर एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, उसको बोलते हैं न्यूट्रिशन। तो प्लांट्स एनर्जी बाई सेल्फ कंज्यूम करते हैं। उनके लिए कोई जाके खाना बना के आता है?
नहीं, वो सेल्फ मतलब खुद से खाना बनाते हैं, और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं जिस प्रोसेस से प्लांट्स खाना बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, ठीक है। तो अब जो किंगडम्स हैं, मतलब जो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको काफ़ी सारे टाइप्स से डिवाइड किया गया। बेसिकली सबसे पहले 2 किंगडम्स में डिवाइड किया गया, प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस था? जो प्लांट्स होते थे ना, वो उनका न्यूट्रिशन कैसा था? सेल्फ न्यूट्रिशन, मतलब वो खुद से खाना बनाते थे और उनके अंदर मोबिलिटी नहीं थी, मतलब वो एक जगह पे स्टेबल थे, मूव नहीं करते थे। अब जितने भी इस टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते थे ना, जो भी खुद से खाना बनाते थे और जो भी मूव नहीं करते थे, उन सबको किसकी कैटेगरी में डाल दिया गया? प्लांट्स की कैटेगरी में। किसकी कैटेगरी में डाल दिया गया? प्लांट्स की कैटेगरी में। दूसरा था एनिमाइलिया या फिर एनिमल। अब जो भी दूसरों के ऊपर अपने फूड के लिए डिपेंड थे और जो भी मोबाइल थे, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे वो क्या कर सकते थे? ट्रैवल कर सकते थे, मूव कर सकते थे, उनको किसकी कैटेगरी में डाल दिया गया? एनिमल्स की कैटेगरी में डाल दिया गया, ठीक है। तो सबसे पहले कितने किंगडम बनाए गए? 2 किंगडम। और किसने बनाए? किसने बनाए? कैरालस लिनेनस, ठीक है, साइंटिस्ट का नाम है। उन्होंने 2 किंगडम क्लासिफाई किए। एक किंगडम का नाम था क्या? किंगडम प्लांट्स, और दूसरे का क्या नाम था? किंगडम एनिमालिया, ठीक है। प्लांट या फिर प्लांट किंगडम के अंदर सारे उन ऑर्गेनिजम्स को एडजस्ट कर दिया गया जो खुद से खाना बनाते थे और जो मोबाइल नहीं थे, ठीक है। और एनिमालिया के किंगडम के अंदर उन सारे ऑर्गेनिजम्स को डाल दिया गया जो खुद से खाना नहीं बनाते थे, खाने के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंड थे, और जो मोबाइल थे, मतलब जो मूवमेंट शो करते थे। लेकिन क्या ये कैटेगराइजेशन इनफ था? क्या ऑर्गेनिजम्स को इतना ही डिवाइड किया जा सकता है? नहीं। अब कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे थे जो खुद से खाना भी बनाते थे, लेकिन वो मूव करते थे। क्या करते थे? मूव करते थे। उनको कौन सी कैटेगरी में ऐड करेंगे? तो ये जो थ्योरी थी, जो 2 किंगडम वाली जो थ्योरी थी, वो कुछ ऑर्गेनिजम्स की पोजीशन को डिफाइन करने में फेल हो गई थी, इसलिए इसको एक फेल थ्योरी कंसिडर किया गया, ठीक है। इसके बाद थ्योरी आती है 3 किंगडम की। कितने किंगडम की? 3 किंगडम की। इसके अंदर पिछली थ्योरी को बेस बनाया गया, प्लांट्स और एनिमल्स ऐसे के ऐसे रहे, और एक नया किंगडम ऐड कर दिया गया, प्रोटिस्टा। कौन सा किंगडम? प्रोटिस्टा। अब इसके अंदर कौन से ऑर्गेनिजम्स आएंगे? जैसे प्रोटोजोआ, फंगी, बैक्टीरिया और अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कौन से ऑर्गेनिजम्स? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर वो सारे आ जाएंगे जो बहुत ही ज़्यादा, माइक्रो का क्या मतलब होता है? बहुत छोटे, जिन्हें आप नेक्ड आई से विजिबल नहीं, मतलब नेक्ड आई से नहीं देख सकते, जो नॉन विजिबल होते हैं थ्रू द नेक्ड आई। तो उन सारे ऑर्गेनिजम्स को जो किसकी तरह बिहेव करते थे? ना तो प्लांट्स की तरह बिहेव करते थे, ना ही एनिमल्स की तरह बिहेव करते थे, उनको कौन से किंगडम के अंदर ऐड कर दिया गया? प्रोटिस्टा के अंदर। जैसे बैक्टीरिया हो गया, फंगी हो गई, या फिर जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मैक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उन सबको किसके अंदर डाल दिया गया? प्रोटिस्टा के अंदर। लेकिन क्या ये इनफ था? इसमें भी कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे थे जो कि प्रोटिस्टा के अंदर भी फिट नहीं हो रहे थे, मतलब ये क्लासिफिकेशन भी कंप्लीटली इनफ नहीं था ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करने के लिए, क्योंकि ऑर्गेनिजम्स ना बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। आपको कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे मिलेंगे जो प्लांट की तरह नज़र आते हैं बट एनिमल्स की तरह बिहेव करते हैं और बैक्टीरिया के जैसे होते हैं, ठीक है। मतलब उसको आप कैटेगराइज ही नहीं कर सकते कि आप एक एग्जैक्टली किसके अंदर उसे आप डाल दोगे या ग्रुप्ड कर दोगे। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को जो ग्रुप किया गया, तो लास्ट जो था वो अपना वो था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। इसके अंदर 5 किंगडम्स में ऑर्गेनिजम्स को क्या किया गया? क्लासिफाई किया गया। इनमें से 2 तो हमने पढ़ लिए हैं।
अब आ रही है आवाज? चेक करो। आ रही है? तो आपके लिए क्वेश्चन ये था, यस, आपके लिए क्वेश्चन ये है, क्लासिफिकेशन को सबसे पहले कौन से साइंटिस्ट ने डिफाइन किया था और किस तरीके का क्लासिफिकेशन उसने दिया था? कुछ ऐसा एग्जैक्ट बताओ। क्वेश्चन ये है, सभी सुनेंगे ध्यान से, कि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स को सबसे पहले कौन से साइंटिस्ट ने बताया था और उसने कितने टाइप्स का या कितने ग्रुप्स का क्लासिफिकेशन दिया था? यस, कैरालस लिनेनस ने दिया था। और कितने टाइप्स का किंगडम था उसके अंदर? 2 टाइप्स का, जिसमें कौन कौन से थे? प्लांट्स और एनिमल्स थे। ठीक है, वो फेल हुआ था कि पास हुआ था? फेल हो गया था। ठीक है, तो फाइनल किंगडम कौन सा आया था अपने पास? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, इसके अंदर कौन कौन से थे? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, एनिमालिया और प्लांटी। ठीक है, सबसे फर्स्ट कौन सा है हमारे पास? मोनेरा। इसके अंदर क्या होता है? वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं। बैक्टीरिया के बारे में आप जानते हो? यू नो अबाउट बैक्टीरिया? क्या होते हैं बैक्टीरिया? यस, सही बोला है, जिससे आपकी तबीयत खराब हो जाए। मतलब बैक्टीरिया ज़रूरी नहीं है कि बैड ही होते हैं, गुड भी होते हैं। देखो, बैक्टीरिया 2 टाइप के होते हैं। जनरली बैक्टीरिया क्या होते हैं? नहीं, बैड नहीं होते हैं, गुड भी होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं। जनरली बैक्टीरिया कैसे होते हैं? माइक्रोस्कोपिक होते हैं, छोटे होते हैं, आपको नज़र नहीं आते हैं। जैसे आप दूध जमाते हो ना, मतलब दही जमाते हो, दूध से आप दही बनाते हो, तो उसको दूध को दही में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? बैक्टीरिया करता है। कौन सा बैक्टीरिया करता है? बैक्टीरिया का नाम पूछा है, लैक्टोबैसिलस। सही बोल रहे हो, लैक्टोबाइल्स। प्रोनाउंसिएशन डिफरेंस है, बाकी ठीक है। तो देखो, अब दूध से दही बनाने का काम किसने किया? बैक्टीरिया ने किया। तो क्या ये एक बैड बैक्टीरिया होगा या गुड बैक्टीरिया होगा? गुड बैक्टीरिया होगा। उस बैक्टीरिया को आप इजीली खा सकते हो, डाइजेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो 2 टाइप के बैक्टीरियाज होते हैं, गुड और बैड। यहाँ पे बैक्टीरियाज की बात की जा रही है। जो मोनेरा टाइप का किंगडम है ना, उसके अंदर सारे के सारे बैक्टीरियाज को ऐड कर दिया गया है, जो आपके लिए गुड भी है और आपके लिए बैड भी है। सब बैक्टीरियाज किसके अंदर ऐड हो जाएंगे? मोनेरा के अंदर हो जाए। अब हर बैक्टीरिया क्या करता है? एक डिफरेंट रोल प्ले करता है, और वो सारा कौन से किंगडम से बिलोंग करेगा? मोनेरा किंगडम से। जितने भी बैक्टीरियाज हैं वो डिफरेंट डिफरेंट रोल्स प्ले करेंगे, लेकिन वो बिलोंग किससे करेंगे? मोनेरा किंगडम से। कौन से किंगडम से बिलोंग करेंगे? मोनेरा किंगडम से। अब जनरली ये कैसे होते हैं? कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि 100% बैक्टीरियाज कैसे होंगे? यूनिसेलुलर। टाइपिकली या जनरली का मतलब होता है कि कुछ परसेंटेज कैसी होगी? यूनिसेलुलर। या मोस्ट ऑफ कैसे होंगे? यूनिसेलुलर, मतलब सिंगल सेल्ड होंगे। कैसे होंगे? सिंगल सेल। जैसे अमेबा कैसा है? सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। मतलब एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके पास कितने सेल्स हैं? सिर्फ एक ही सेल है। उसी सेल में सारी प्रोसेस होती है। डाइजेशन भी उसी में होता है, रेस्पिरेशन भी उसी में होता है, एब्जॉर्प्शन भी उसी में होगा, एक्सक्रीशन भी उसी सेल के थ्रू किया जाएगा। तो जनरली बैक्टीरियाज कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं। ठीक है, आप इनको नेक्ड आई से नहीं देख सकते हो। क्या कर सकते हो? नेक्ड आई से कभी भी आप बैक्टीरियाज को, या मोनेरा टाइप के जो किंगडम है उसके अंदर जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है, उनको आप नेक्ड आई से विजिबल नहीं कर सकते हो। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत हो तो बताओ। नो। इसके अलावा आप ये पढ़ोगे कि इनके द प्रीडोमिनेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्टिव, बट सम ग्रुप्स आर फोटोसिंथेटिक। मतलब जो बैक्टीरियाज होते हैं ना, वो जनरली तो किस पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए? किस पे डिपेंड करते हैं? किसी दूसरे पे, मतलब किसी होस्ट प्लांट पे या फिर किसी दूसरे पर्सन पे, दूसरे ऑर्गेनिज्म पे क्या करते हैं? डिपेंड करते हैं। बट इनमें से कुछ 0.1% आप ऐसे मान सकते हो कि वो कैसे होते हैं? फोटोसिंथेटिक होते हैं। मतलब खुद का खाना क्या कर सकते हैं? खुद ही बना सकते हैं। ठीक है, किसी को दिक्कत है इधर तक? यस। कौन सा वाला? ये वाला?
ये वाला, द जेनेटिक मटेरियल इन दीज ऑर्गेनिजम्स इज द नेक्ड सर्कुलर डीएनए। देखो डीएनए जो होता है ना, जनरली किसी सेल के अंदर डीएनए प्रेजेंट है तो वो किसी ना किसी लेयर से कवर अप होता है, ऐसे फाइनल विजिबल नहीं होता। आप डीएनए को ऐसे ही, मतलब जैसे आप सेल की स्टडी कर रहे हो ना, तो आप डायरेक्टली डीएनए को विजिबल नहीं कर सकते, वो किसी ना किसी वॉल से या सेल वॉल से क्या होता है, कवर्ड अप होता है। डीएनए एग्जैक्टली कहाँ प्रेजेंट होता है सेल में, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। तो न्यूक्लियस तक जाने के लिए आप काफ़ी सारी वॉल्स को क्या करना पड़ता है, मतलब काफ़ी सारी वॉल्स के अंदर तक जाना पड़ता है, उसके बाद आपको डीएनए नज़र आता है। जब आप बैक्टीरिया की बात करते हो तो वो कैसे हैं, यूनिसेलुलर है। कैसे हैं, यूनिसेलुलर, मतलब उनके अंदर एक ही सेल प्रेजेंट है। अब एक ही सेल के अगर प्रेजेंट है तो उसके अंदर आपको, अगर आपको इसकी स्टडी करोगे तो कम्प्लीटली एवरीथिंग आपको क्या होगा, जो भी चीज़ें उसके अंदर प्रेजेंट है वो सब क्या होंगी, विजिबल होंगी। तो इसका मतलब यही है कि इनका जो डीएनए होता है वो सर्कुलर शेप में होता है। कैसा होता है, सर्कुलर शेप में होता है। जनरली डीएनए कैसा होता है, अगर आप इनकी बात छोड़ देते हो तो जनरली डीएनए की शेप कैसी होती है, हेलिकल शेप होती है। हेलिकल मतलब समथिंग ऐसे स्प्रिंग टाइप में ऐसी होती है एग्जैक्ट। जब आप पिक्चर्स वगैरह में डीएनए देखते हो तो ऐसा होता है, कुछ ऐसा ही होता है ना, रिंग शेप में होता है, ठीक है। मतलब हेलिकल शेप होती है, आपको नॉर्मल नहीं समझने के लिए ऐसे समझ सकते हो कि हेलिकल शेप होती है, ठीक है। बट इसकी डीएनए की शेप कैसी होती है, सर्कुलर होती है। और आप जब आप इसके सेल की यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हो तो आप इजीली उसके डीएनए को क्या कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। एनी मोर डाउट्स, क्या ओके। नेक्स्ट है किंगडम प्रोटिस्टा। जानते हो किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में, ये किसकी पिक्चर दिख रही है आपको, प्रोटिस्टा की, कुछ समझ में आ रहा है। बीच में आपको क्या नजर आ रहा है, प्रोटिस्टा नजर आ रहा है। इधर बैक्टीरिया है, इधर देखो प्लांट्स है, इधर फंगी, इधर एनिमालिया, और ये कुछ, मतलब ये सारे ही क्या हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ किंगडम है। क्या है, क्या, ये क्लासिफिकेशन नहीं है, वो एक आपको समझाने के लिए है, ठीक है। ये सारे इससे कनेक्टेड है। प्रोटिस्टा क्या होता है, जितने भी अदर किंगडम्स है ना उन सब से कनेक्टेड होता है। कैसे होता है, कनेक्टेड होता है। जनरली तो जो किंगडम के अंदर जितने वैरायटी ऑफ ग्रुप्स को क्लासिफाई किया गया है वो सब डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड नहीं होते। बट प्रोटिस्टा के अंदर जिन ऑर्गेनिजम्स को ऐड किया गया है ना वो सब एक दूसरे से क्या होते हैं, इंटरकनेक्टेड, मतलब दूसरे जो आपके क्लासिफिकेशंस हैं उनसे भी कनेक्टेड है। क्या है, यू मस्ट हैव सीन पॉन्ड्स कवर्ड विद ग्रीन प्लांट्स। आप सब लोगों ने देखा होगा जो तालाब होते हैं ना उनके ऊपर ग्रीन प्लांट्स होते हैं ना, ग्रीन ग्रीन कलर के प्लांट्स टाइप में होते हैं। वही किसके अंदर आते हैं, क्या, यस, जो भी बोलते हो, एल्गी बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं, इंग्लिश में एल्गी बोलते हैं, काई भी बोलते हैं, ठीक है। ग्रीन कलर के जो प्लांट्स से जो पॉन्ड्स होते हैं, तालाब होते हैं, कवर्ड अप होते हैं, उस तरह के जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब किसके अंदर आते हैं, प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं, प्रोटिस्टा के अंदर। और इसके अंदर जितने भी जो मेंबर्स होते हैं जनरली कैसे होते हैं, एक्वेटिक होते हैं। कैसे होते हैं, एक्वेटिक, मतलब वो किससे रिलेट करेंगे, वाटर से। किससे, वाटर से। उनकी लाइफ किस में होगी, वाटर में होगी, ठीक है। अब ये क्या होते हैं, दिस किंगडम फॉर्म्स अ लिंक विद अदर डीलिंग प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंगी। ये जो किंगडम होता है ये ओनली एंड ओनली ऐसा किंगडम होता है जो बाकी किंगडम के मेंबर्स के साथ भी क्या रखता है, एक रिलेशन रखता है। अब जो चीज़, जैसे जो आपका जो प्लांट है, ग्रीन प्लांट किसके ऊपर है, वाटर की सरफेस के ऊपर, तो उसके ऊपर बैक्टीरियाज भी होंगे। मतलब वो कौन से किंगडम के साथ लिंक कर रहा है, बैक्टीरिया कौन से किंगडम में आते हैं, बैक्टीरिया मोनेरा में आते हैं। कौन से में आते हैं, मोनेरा किंगडम से रिलेट कर रहा है। अब वहाँ पे एनिमल्स भी होंगे तो वो कौन से किंगडम से रिलेट करेगा, एनिमालिया से। प्लांट्स भी प्रेजेंट होंगे तो कौन से किंगडम से लिंक करेगा, प्लांट किंगडम से। तो इस तरीके से जो प्रोटिस्टा वाले किंगडम्स होते हैं वो जनरली बाकी सारे किंगडम्स के साथ क्या करके रखते हैं, एक लिंक बना के रखते हैं। और ये भी याद रखेंगे कि ये ओनली ऐसा किंगडम है, ओनली ऐसा किंगडम है जो बाकी किंगडम्स के साथ क्या रखता है, एक
रिलेशन रखता है या फिर लिंक रखता है, ठीक है। बाकी अदर किंगडम्स ऐसा लिंक नहीं रखते, वो सेपरेट होते हैं, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। एनी डाउट? नो? समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं? डाउट्स तो तब होंगे ना जब समझ में आएगा। यस, जब टेस्ट होगा तो पता चल जाएगा। तो नेक्स्ट किंगडम क्या है? किंगडम फंगी। कौन सा? फंगी। इसके बारे में थोड़ा बहुत तो जानते होगे, क्या होता है? यस, जैसे कोई एनिमल या कोई ऑर्गेनिज्म मर जाता है, क्या हो जाता है? मर जाता है, उसकी डेड बॉडी, उसको डिके नहीं किया जाता है। डिके करने का मतलब समझते हो, या तो उसे बरी कर दिया गया या उसे बर्न कर दिया गया, जला दिया गया, मतलब ऐसी कोई प्रोसेस नहीं होती है। उसकी डेड बॉडी को ओपनली एनवायरनमेंट में क्या कर दिया जाए? लेफ्ट कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए। उस टाइम पे कुछ टाइम के बाद उसकी बॉडी क्या होने लग जाएगी? सेल्फ खुद से ही क्या होने लग जाएगी? खत्म होना धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएगी। उस टाइम पे उसके सरफेस के ऊपर जो एक लेयरिंग सी देखी जाएगी, उसी को आप क्या बोलते हो? फंगी बोलते हो। अब ये जो फंगस वाले या जो फंगी वाले बैक्टीरियाज होती है या फिर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये जनरली किस पे मिलेंगे आपको? डेड ऑर्गेनिजम्स पे मिलेंगे। किस पे मिलेंगे? डेड ऑर्गेनिजम्स में। अब इसके लिए ये लाइन, दे डिराइव देयर फूड ऑन डेड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि इनको फूड कहाँ से मिलता है? डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से। डेड का मतलब ये नहीं है कि अभी अभी अगर कोई ऑर्गेनिज्म की डेथ हुई है तो उसके ऊपर आपको फंगस मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। डेड और उसी के साथ वो डिकेइंग होना चाहिए, मतलब वो धीरे धीरे कैसा होना चाहिए? खत्म हो रहा है, सडन हो रही है, उसके अंदर वो गलना स्टार्ट हो रहा है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के ऊपर जो आपको किंगडम मिलेगा या ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे, वही आपको किस में कंसिडर किए जाएंगे? फंगस के ऊपर। इसका जो डिफरेंस है दूसरे ऑर्गेनिज्म से, दूसरे किंगडम के साथ, यही इसका मेन डिफरेंस है कि इनका फूड कहाँ पे मिलता है? कहाँ पे मिलता है? डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर इनको क्या मिलता है? फूड मिलता है, ठीक है। हाँ, ब्रेड पे भी होता है। तो जब ब्रेड खत्म होने, मतलब खराब होने लगती है, डिके होने लगती है, तभी तो उसके ऊपर क्या आती है? फंगस आती है। क्या? यस, ब्रेड जैसे आप ब्रेड को ओपन छोड़ देते हो, काफ़ी टाइम हो जाता है, 2 दिन या 3 दिन, तो उसके बाद वो धीरे धीरे क्या होने लगती है? खराब होने लगती है, डिके होने लगती है। तो डेड और डिके की कैटेगरी में उसको कंसिडर किया जा सकता है। तो उसी पे आपको क्या मिलेगा? फंगस मिलेगा। जैसे आपने अचार वाला एग्जाम्पल दिया था, उसके अंदर भी जब वो धीरे धीरे खराब होने लगता है तो उस टाइम पे आपको क्या मिलेगा? फंगस नजर आएगा। बिल्कुल आपके लिए डेंजरस हो सकती है। थोड़ा सा देख लो, बस लास्ट है। एनिमालिया के अंदर सारे एनिमल्स को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, मतलब जितने भी एनिमल्स है वो सब किसके अंदर ग्रुप्ड हो जाएंगे? एनिमालिया के अंदर। ह्यूमंस भी किस में आते हैं? एनिमालिया किंगडम में आते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि ह्यूमंस कौन से किंगडम में आते हैं, तो किंगडम एनिमालिया के अंदर आते हैं। प्लांट्स के अंदर वो सारे आ जाएंगे जो क्या होते हैं? फ्लावरिंग प्लांट्स, फ्रूटिंग प्लांट्स होते हैं। सारे प्लांट्स किसके अंदर ऐड कर दिए जाएंगे? जो ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में होते हैं, मतलब सेल्फ न्यूट्रिशन करते हैं, और जो मोबाइल नहीं होते हैं, वो सब किसके अंदर आ जाएंगे? प्लांट्स के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आज की क्लास में, अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो। कोई चीज़ ना समझ आई हो? अब लास्ट ये है कि जितना आज पढ़ा है वो कल सबको याद होना चाहिए, ठीक है।